आज शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा 27वां है। ये चैप्टर है, यदि बाढ़ ना होती तो शायद गांधी को यह ऊंचाई न मिलती। और यह जो विधा है वो साक्षात्कार विधा है, लिखा गया है गिरिराज किशोर सत्येंद्र शर्मा के द्वारा। इसको हमने कल भी डिस्कस किया था, कुछ पोर्शन इसका। इसमें आज देखेंगे कि गांधी जी का जीवन चरित्र। तो पेज नंबर 146 में है, जो कि लास्ट का जो पैराग्राफ है उसके पहले वाला है। श्री गिरिराज का कहना था कि मुझे अपनी कलम से ज्यादा भरोसा गांधी के चरित्र को पढ़े जाने का था। इसका मतलब यह हुआ कि लेखक यहाँ पे कह रहा है कि मुझे अपने कलम पर जितना भरोसा है उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे गांधी जी के चरित्र को पढ़े जाने का, कि मुझसे कुछ ऐसा गलत न लिखा जाए गांधी जी के चरित्र के बारे में, या उनके बारे में ऐसा कोई विचार न लिखा, मैंने अपने शब्दों में लिखा जाए ताकि कुछ गलत ना हो जाए, या इस तरह का उनको आशंका है। तो गांधी जी को पढ़े जाने का था जो खरा उतरा। लेकिन लेखक ने यहाँ पर सही सही गांधी के चरित्र को उतारा है, क्योंकि इतनी महान हस्ती के बारे में लिखना भी बहुत आसान काम नहीं है। लेखक का कहना है कि उन्होंने गांधी जी को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा, श्रद्धा के व्यक्ति के रूप में नहीं। गांधी को महात्मा कहा जाता है, महात्मा गांधी, ठीक है। तो मिथ बनाने की कोशिश नहीं की। मिथ मतलब उसमें अपने से कुछ भी डाल करके उस जो जो भी उनके बारे में लिखा जाएगा उनको मैंने एकदम सच्चाई जो है वही लाने का कोशिश किया, कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखने का कोशिश नहीं किया गया। गांधी जी अपने पारिवारिक दायित्वों के निर्वाह की कसौटी पर खरे उतरे नहीं माने जाते। ये माना जाता है कि गांधी जी देश के लिए तो बहुत कुछ किए, सब कुछ किए, और लास्ट में ऐसा हुआ कि गांधी जी जैसा हस्ती को जो है अपना प्राण भी देना पड़ गया। हाँ, पेज नंबर 146 में अब उसमें लेखक के बारे में जो परिचय है, ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लास्ट लास्ट का 2 पैराग्राफ बचा हुआ है, उसको करते हैं। हम्म इसमें एक्चुअली मोबाइल में उतना बढ़िया से नहीं दिखता है, हम लैपटॉप में देखते हैं और मोबाइल से पढ़ाते हैं ऐसा। एक सेकंड। हाँ हाँ, आप नहीं, ये दक्षिण नहीं, आप पेज नंबर 146 में जाइए। वन 46 जहां शुरुआत होता है ना चैप्टर। नहीं, ठीक है, आप ऊपर में जाइए ना 146। हाँ ठीक है, तो एडोब बिल्डर में जो भी कर रहे हैं आप एक किताब का पेज नंबर 144। हाँ, किताब में भी लिखा हुआ है पेज नंबर 144। और ऊपर जाइए, ऊपर। हो गया था लेकिन उसको फिर से कर देते हैं रिपीट। 144, ठीक है। गांधी जी का जीवन चरित्र, वहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि गांधी जी का जो जीवन चरित्र है उसके बारे में लेखक का जो विचार है कि मेरे कलम से कुछ ऐसा ना लिखा जाए कि गांधी जी के चरित्र के बारे में मैं सही से न लिख पाऊं, क्योंकि उनका चरित्र इतना बड़ा है, इतनी बड़ी हस्ती है कि उनके बारे में कुछ भी लिखना या कहना या बात करना आसान बात नहीं है। तो वही कहा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि गांधी जी अपने पारिवारिक दायित्वों को निर्वाह की कसौटी पर खरे उतरे नहीं माने जाते। ऐसा माना जाता है कि गांधी जी अपना
जो जीवन है बलिदान कर दिए देश के लिए, आजादी के लिए, और आजादी मिली उसके बाद भी गांधी जी को अपना प्राण देना पड़ा, किसी ने गोली मार दिया, नाथूराम गोडसे ने। परंतु एक बात और है कि गांधी जी अपने पारिवारिक दायित्व, मतलब जो अपना उनका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उस पर वो खरा नहीं उतरे, ऐसा माना जाता है। तो इसके संदर्भ में श्री गिरिराज जी का कहना था, अभी देखिए, ऐसा जो कहना था कि गांधी जी अपने पारिवारिक दायित्वों पर खरे नहीं उतरे, ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि गांधी जी का जो एक पुत्र है उसका नाम था हरिदास, और वो अपने पिताजी के ही तरह लंदन में जाकर के बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते थे। तो गांधी जी के पुत्र हरिदास लंदन जाकर के पढ़ना चाहते थे, किंतु गांधी जी ने उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि वे हरिदास की कमजोरियों और विलायत के परिवेश दोनों को जानते थे। गांधी जी विलायत में जिन संघर्षों से गुजरे, हरिदास उनसे पार नहीं पा सकते थे। गांधी जी का ऐसा विचार था कि गांधी जी जिस परिस्थिति में और जैसे अपने आप को बचाते हुए पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में रहकर उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की, उनका पुत्र जो है वो नहीं कर सकता था ऐसा, इसलिए गांधी जी ने उसको जो है वहां पर नहीं भेजा। ऐसी गांधी जी की सोच थी। साथ ही भारतीयों के लिए गांधी जी अंग्रेजी शिक्षा को उचित नहीं समझते थे। इस बात इस बात पर गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा भी उनसे नाराज थी। कस्तूरबा के संबंध में विचार कस्तूरबा के संबंध में श्री गिरिराज जी का कहना है कि उनका व्यक्तित्व कहीं कम नहीं था। वे गांधी जी के बराबर के स्तर पर खड़ी होकर गांधी जी से बात करती थी, बल्कि उन्होंने उन्होंने तो यहां तक कहा कि कस्तूरबा जैसा दृढ़ व्यक्तित्व न होता तो गांधी जी को शायद यह ऊंचाई ही न मिलती। अगला पेज। कस्तूरबा गांधी जी के हर कार्य पर नजर रखती थी तथा उन पर अपना विचार भी रखती थी, फिर चाहे गांधी जी उनकी बात माने या न माने। हाँ, यह बात भी उतनी ही सच है कि गांधी जी ने बा पर कभी अपनी बात थोपी ही नहीं। बा मतलब गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनको बा कहा गया है। दक्षिण अफ्रीका से विदाई के समय उपहार में मिले सोने के 50 गिन्नी के हार के संबंध में श्री गिरिराज जी का कहना है कि वह हार कस्तूरबा चाह कर भी इसलिए अपने पास नहीं रख सकी क्योंकि इस संबंध में गांधी जी ने इस मुद्दे पर बा तथा अपने बेटों से कहा कि इन गहनों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि गांधी जी उन दिनों आत्मनिग्रह मतलब एक होता है ग्रहण करना, एक होता है निग्रह, मतलब आपके लिए जो सांसारिक चीज है, गाड़ी घर बंगला, ये सब साधु का जीवन जीना, अंदर से साधु, तो साधु को क्या चाहिए? तो उन दिनों आत्मनिग्रह के प्रयोग से गुजर रहे थे। गांधी जी किसी भी मुद्दे पर जब अपना तर्क व विचार रखते थे और अपने को अनुपस्थित कर लेते थे तो निसंग व निर्मोही होकर, निर्मोही मतलब जिससे किसी प्रकार का मोह नहीं हो, के इसी स्वभाव के कारण उनके इसी स्वभाव के कारण वे डिक्टेटर तथा जिद्दी भी लग सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के संबंध में आगे श्री गिरिराज ने बताया कि गांधी जी के जीवन के आरंभिक दौर में, यानी अफ्रीका में, रेल के प्रथम श्रेणी के डब्बे में अपमानित कर उतारे जाने की घटना संयोग हो सकती है। इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि एक बार गांधी जी यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका में, एक स्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना था, तो उन्होंने ट्रेन का सफर चूज किया। ट्रेन में जैसे ही वो घुसे टिकट लेकर के, तो वो उस ट्रेन में गोरे बैठे हुए थे, गोरे। तो गोरा और काला का भेद तो बहुत दिनों से है, और वो जो गोरा था अंग्रेज था। तो गांधी जी जैसे ही गए
तो उस गोरे ने इसका विरोध किया कि तुम मेरे समकक्ष कैसे, मतलब मेरे सामने या मेरे बगल में या मेरे साथ तुम कैसे बैठ सकते हो और बैठ करके कैसे यात्रा कर सकते हो। तो उस गोरे ने क्या किया, गांधी जी को ट्रेन से उतार करके स्टेशन पर में मैंने गिराते हुए उतार दिया। अगर आपने गांधी फिल्म नहीं देखा है तो जरूर देखिए एक बार। गांधी, बेन किंगसले ने उसमें रोल किया था गांधी का। और बेन किंगसले इज द जो अवार्ड होता है ना बाहर में, ऑस्कर, ऑस्कर विनर एक्टर है बेन किंगसले। बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो गांधी जी को उस पर से गिरा दिया, ट्रेन पर से। और एक चीज और देखिए संयोग, जब उतार दिया ट्रेन पर से तो गांधी जी के पास पैसे भी नहीं थे कि फिर से टिकट लेकर के वो दूसरी ट्रेन से या जिस तरह से भी दूसरी जगह जाते। तो गांधी जी ने फिर उनसे पैसा मांगा कि सर आपने निकाल तो दिया मुझे, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं है जाने के लिए। तो फिर उस गोरे ने गांधी जी को पैसा दिया और फिर गांधी जी वहां से गए। किंतु उसके बाद की प्रत्येक घटना तथा प्रत्येक कार्यकलाप में वे प्रतिफल तथा पग पग पर सचेत दिखाई पड़ते हैं। महात्मा गांधी के, उनके एक नेता के रूप में, एक संघर्षशील व्यक्ति के रूप में, एक सिद्धांतवादी के रूप में हम जिस स्वरूप से परिचित हैं, उनका वास्तव में निर्माण दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में ही वो इतने सारे चीज, सारे गुण उसमें आए, चाहे सिद्धांतवादी के रूप में हो या संघर्ष करने वाले व्यक्ति के रूप में हो या जिस भी रूप में आप देखते हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के रूप में, वो अफ्रीका में ही उनका इस तरह से रूपांतरण हुआ था। दरअसल गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में अफ्रीका गए थे। उस दरमियान उन्हें वहां काफी समय रहना पड़ा। उन्होंने वहां जाकर देखा कि किस तरह श्वेत अश्वेत, श्वेत अश्वेत मतलब होता है कि गोरा और काला, तो अंग्रेज लोग ज्यादातर गोरे होते हैं, में रंग भेद के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। किस तरह वहां अंग्रेजों द्वारा वहां के लोगों का, वहां बसे भारतीयों का दमन किया जा रहा है। दमन मतलब उसके ऊपर अत्याचार करना। इसका गांधी जी ने खुलकर विरोध किया था। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों के लिए उन्होंने खुलकर संघर्ष किया, जिससे कि गांधी जी की अपनी एक पहचान बनी। भारत के स्वाधीनता संग्राम में गांधी जी ने जिस तरह पूरे देश का नेतृत्व किया, इसके पीछे उनके दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की अहम भूमिका रही। अतः कह सकते हैं कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से गहरा संबंध है। ठीक है। अभी एक दूसरा प्रसंग आता है कि भगत सिंह और गांधी जी। भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई थी तो ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है कि गांधी जी अगर चाहते तो अंग्रेजों से कहकर या पैरवी कर या कोई लेटर वगैरह लिख करके उनकी फांसी को रुकवा सकते थे, या उनको जो सजा मिली थी फांसी की उसको कम करवा सकते थे, मृत्युदंड का सजा को कम करवा सकते थे, मतलब या तो उम्र कैद करवा सकते थे या कुछ और भी। परंतु ऐसा नहीं किया गया, ऐसा लोगों का मानना है, जिसका कि दोषी गांधी जी को ठहराया जाता है। उसके बारे में यहाँ पर क्लियर किया गया है कि भगत सिंह के मामले में उपन्यासकार ने स्पष्ट किया कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह की मृत्युदंड की सजा को कम करने के लिए अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा था। अब इसमें यह कह रहे हैं जो लेखक, जो इतिहासकार, जो जो उपन्यासकार है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया, प्रयास किया था। उन्होंने एक लेटर लिखा था। ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के आरोप में अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह को मृत्युदंड को माफ करवाने में कोई अहम प्रयास नहीं किए। यदि वे ऐसा कोई प्रयास करते तो शायद भगत सिंह की सजा कम अवश्य हो सकती थी। और ऐसा इसलिए माना गया कि गांधी जी हिंसा के बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हिंसा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जबकि लेखक का कहना है कि भगत सिंह की मृत्युदंड की सजा को कम करने के लिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार को एक पत्र लिखा था। वह पत्र दस्तावेज के रूप में
स्वयं लेखक ने देखा। मतलब यह जो मिथक है कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया, यह बात गलत है, ऐसा लेखक का कहना है, क्योंकि उसने उस दस्तावेज को स्वयं देखा है, गांधी जी के द्वारा लिखा गया लेटर। गांधी जी का कार्य क्षेत्र विविध देश। एक अन्य प्रश्न के संदर्भ में श्री गिरिराज ने बताया कि व्यक्ति और सार्वजनिक जीवन मूल्यों के निर्वाह में गांधी जी बड़े सख्त थे। किसमें? सार्वजनिक जीवन के मूल्यों, मतलब आपका जो कैरेक्टर है, कंडक्ट है बाहर में, उसके प्रति, साथ ही साथ जो व्यक्तित्व है उसके प्रति गांधी जी बहुत सख्त थे। श्री गिरिराज जी ने एक जगह यह भी बताया कि उन्होंने गांधी जी से जुड़े भारत के विभिन्न स्थानों के अतिरिक्त लंदन, मॉरिशस और खास तौर से अफ्रीका के उन स्थलों की भी यात्रा की जो गांधी जी के कार्यस्थल थे। मतलब गांधी जी जहां जहां पर कार्य किए, लेखक उन उन जगहों पर जाकर लेखक ने स्वयं देखा कि गांधी जी के बारे में लोगों के राय जाने, विचार जाने और कार्यस्थल को देखा। साथ ही एक संदर्भ में उन्होंने नेल्सन मंडेला के इन कथनों का भी उल्लेख किया जो उन्होंने गांधी जी के संबंध में कहे थे कि हालांकि मैं गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं हूं। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि मैं गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं हूं, किंतु अपने देश को आजाद कराने के लिए उनके बताए गए रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं जानता। मतलब नेल्सन मंडेला, वो भी, उनको दूसरा गांधी कहा जाता है या दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए अपने जीवन के 27 वर्ष, जवानी के 27 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए और जेल से निकलने के बाद जो है नेल्सन मंडेला वहां के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए। वो भारत भी आए थे कई बार। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि उनके बताए गए रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है देश को आजाद कराने के लिए। तो गांधी जी का रास्ता क्या है अंकित? अंकित, अंकित, जी सर। गांधी जी का बताया गया रास्ता क्या है जिसके बारे में नेल्सन मंडेला ने कहा कि उनके बताए गए रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? कौन सा रास्ता? दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आने वाला रास्ता। इन बातों से क्या तात्पर्य हुआ, क्या आप समझते हैं? बात आया आपको समझ में? प्रश्न समझे आप मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? अंकित, इसका मतलब ये हुआ कि गांधी जी जो रास्ता बताए थे, कौन सा रास्ता बताए थे? सत्य और अहिंसा का रास्ता बताए थे। उस रास्ते से मतलब है सत्य और अहिंसा का मार्ग। इस प्रकार डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा ने यह साक्षात्कार श्री गिरिराज किशोर से उच्च भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में लिया था और राष्ट्रीय दैनिक हिंदुस्तान तथा अमर उजाला में प्रकाशित होने पर पाठकों की व्यापक प्रतिक्रिया मिली थी। पाठ में आने वाले कुछ मुद्दे एवं पात्र मिथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का वह रूप या स्वरूप होता है जिसे कुछ सच एवं कुछ काल्पनिक बातों तथा घटनाओं के माध्यम से एक आदर्श स्वरूप दिया जाता है। किसी व्यक्ति को नायक का स्वरूप दिया जाता है और उसके स्वरूप से समाज में कई कथा कहानियां जुड़ी होती हैं जो सच भी हो सकती हैं और काल्पनिक भी। इन बातों व कहानियों को मिथक कहा जाता है तथा उस आदर्श को मिथ। फ्लैशबैक, किसी रचना में फ्लैशबैक से आशय उस घटनाक्रम एवं वर्णन से होता है जो रचनाकार अपने किसी पात्र के माध्यम से पुरानी बातों या यादों के स्वरूप में, अर्थात जिन्हें रचनाकार अपने किसी पात्र के माध्यम से
अतीत में घट चुकी घटनाओं, अतीत मतलब पुरानी यादें, पहले जो घट चुकी हैं पास्ट में, उसको स्मृति, स्मृति मतलब याद, ताजा याद करना के माध्यम से पाठकों के सामने रखता है। अगला पेज। आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में इतिहास पढ़ाते थे। मुजफ्फरपुर कहाँ है? बिहार में है। तो आचार्य कृपलानी मुजफ्फरपुर में इतिहास पढ़ाते थे, बाद में बीएचयू या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगे थे। और इसी समय गांधी जी की वाराणसी यात्रा के दौरान उन्होंने गांधी जी के साथ रहने का प्रस्ताव रखा। तो गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कहा तुम खाना बनाओ और रहो। इस बात का कृपलानी को बुरा तो लगा, लेकिन वे पूरे निष्ठा भाव से 2 साल तक खाना बनाते रहे। तो देखिए, गांधी जी के कहने पर उन्होंने खाना बनाना शुरू किया। नेल्सन मंडेला, गांधी जी के संबंध में नेल्सन मंडेला का कहना था, हालांकि मैं गांधी जी की नीतियों से सहमत नहीं हूं, किंतु अपने देश को आजाद कराने के लिए उनके बताए गए रास्ते के अलावा कोई रास्ता मैं नहीं जानता। नेल्सन मंडेला का यह कथन जहां एक ओर उनकी और गांधी जी के विचारों में भिन्नता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी जिस राह चले उससे नेल्सन मंडेला का सहमत होना भी दर्शाता है। कहने का आशय यह है कि गांधी जी तथा नेल्सन मंडेला 2 अलग अलग देशों के अलग अलग समय के नेता रहे हैं, अतः इन दोनों के विचारों तथा सिद्धांतों में भिन्नता होना आवश्यक है। नेल्सन मंडेला को नोबेल भी मिला था शांति के क्षेत्र में। ठीक है। साक्षात्कार। अब साक्षात्कार क्या होता है? ज्ञान, विज्ञान, कला एवं दर्शन के क्षेत्र में ख्याति लब्ध मतलब प्रतिष्ठित लोग जिनको ख्याति मिली हुई है, प्रशंसनीय लोग, व्यक्ति से किया गया तथा तद विषयक विभिन्न प्रकार की आवश्यक जिज्ञासाओं का समाधान है। अर्थात समय, समाज, देश काल तथा परिस्थिति के अनुरूप किसी विषय विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों पर अधिकारी व्यक्ति से की गई चर्चा। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जॉब के लिए इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब होता है कोई जानकार आदमी है, उनसे जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसको भी इंटरव्यू कहा जाता है। तो साक्षात्कार में कला, साहित्य, राजनीति, दर्शन, अध्यात्म, विज्ञान आदि किसी भी क्षेत्र की महान तथा मान्य विभूतियों से मिलकर किन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में उनके विचार या दृष्टिकोण जानने तथा उसी की शैली, भाव भंगिमा में व्यक्त करने की चेष्टा की जाती है। साक्षात्कार के आवश्यक तत्व। साक्षात्कार प्रक्रिया में कम से कम 2 पक्ष, एक साक्षात्कारकर्ता तथा एक साक्षात्कार देने वाला, मतलब एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूई। साक्षात्कार के लिए आवश्यक तत्व क्या है? विषय की स्पष्टता, सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए क्लियर, क्लैरिटी होना चाहिए, भाषा की स्पष्टता, क्या आप भाषा है आपका उसका स्पष्टता होना चाहिए क्लियर, कथ्य की स्पष्टता, शैलीगत रोचकता, विषयगत पूर्णता, सादेश्यता, विषय में निहित संदेश की स्पष्टता, विषयगत सामाजिक उपयोगिता, ज्ञानात्मक कौशल की अभिव्यक्ति, संवादमकता और कथनगत तारतम्यता होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो है उपन्यास और जीवनी, वो किसको कहा जाता है? उपन्यास मतलब नॉवेल हुआ, और जीवनी मतलब ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। तो उपन्यास और जीवनी में बहुत अंतर है। जीवनी के अंतर्गत किसी व्यक्ति के सामान्य जीवन परिचय तथा उसके प्रमुख कार्यों की जानकारी दी जाती है, जबकि उपन्यास में किसी व्यक्ति के जीवन के विशेष भाग या किसी घटना विशेष को ध्यान में रखकर उसका वर्णन किया जाता है।
जीवनी लेखक जिस व्यक्ति की जीवनी लिखता है उसमें अपनी ओर से कोई कल्पना या संभावना को नहीं जोड़ सकता। जब आप रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवनी पढ़ेंगे या लिखेंगे तो उसमें कुछ भी अपने ओर से नहीं जोड़ना है, जैसा था जिस तरह थे वही लिखना है। जबकि उपन्यास में लेखक को यह छूट होती है। ठीक है, उपन्यास में, नॉवेल में यह छूट होता है। जीवनी तो जिंदगी की घटनाओं का समुच्चय है, लेकिन उपन्यासकार को उन घटनाओं में ऐसी स्थिति को चुनना पड़ता है जिससे उपन्यासकार अपनी कल्पना को भी जोड़ सके और संवेदना को भी। अब इस चैप्टर में कुछ है गांधी पर केंद्रित महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा उनके रचनाकारों के नाम इस प्रकार है। जैसे पहला ग्रंथ है गिरमिटिया, तो इसका लेखक है, रचनाकार कौन है? गिरिराज किशोर। दूसरा है उजाले के अंधेरे, उसका है दिनकर। दिनकर मतलब कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। द फर्स्ट फेज प्यारेलाल। द गुड बॉटमैन राजमोहन गांधी ने लिखा है। तो कुछ प्रश्न है, हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। जो पहला है, श्री गिरिराज किशोर से साक्षात्कार किसने लिया? तो उसका ऑप्शन है कि सत्येंद्र शर्मा ने, एच शर्मा ने, विनोद पांडे ने, विनोदाचार्य ने। तो उत्तर होगा सत्येंद्र शर्मा ने। दूसरा है श्री गिरिराज किशोर एक डैश थे, शिक्षक थे, कथाकार थे, डॉक्टर थे, पत्रकार थे। तो उत्तर होगा कथाकार थे। पहला गिरिमिटिया में किसका वर्णन है? पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, स्वतंत्रता। तो इसका उत्तर होगा गांधी जी का। उपन्यास का शब्दार्थ क्या होता है? सारांश, समीप में रखना, विवेचन करना या टिप्पणी करना। तो इसका होगा समीप में रखना, उपन्यास। गांधी जी ने किस स्वतंत्रता क्रांतिकारी के लिए प्रयास किया? सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, नेहरू। तो इसका उत्तर होगा भगत सिंह के लिए। श्री गिरिराज किशोर से यह साक्षात्कार कब लिया गया? 1999, 2000, 2001, 2002 में। तो 2002 में लिया गया। पहला गिरमिटिया किस विधा की रचना है? व्यंग्य, उपन्यास, जीवनी और निबंध। ये उपन्यास विधा की रचना है। अब जो हमारा अंतिम पाठ है वो है, लास्ट जो चैप्टर है वो है सार लेखन, भाव पल्लवन, साक्षात्कार और कौशल। सार लेखन, देखिए सार मतलब क्या होता है? जिस्ट, चैप्टर का जिस्ट या बात का जिस्ट। तो वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन अत्यधिक व्यस्त तथा आपाधापी से भरा हो गया है। विकासशील समाज में मनुष्य के पास समय का अत्यधिक अभाव हो गया है। हम कम से कम समय में अधिक से अधिक समझना चाहते हैं। यही कारण है कि आज के सर्वाधिक गतिमान समय में सार लेखन का महत्व भी बढ़ गया है। सार लेखन का अर्थ किसी भी अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब स्टैंजा के मूल स्वरूप को एक तिहाई शब्दों में लिखना सार लेखन अथवा संक्षेपण कहलाता है। तो किसी भी पैराग्राफ को या अनुच्छेद को, ठीक है, मूल स्वरूप से जितना उसका वर्ड है उसका 1/3 लिखना ही सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। संक्षेप में लिखना, दूसरे शब्दों में दिए गए अपठित अंश या रचना के मुख्य भावों को कुछ वाक्यों में लिखना ही सार लेखन कहलाता है या संक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो इसका दो पहलू है सार लेखन का। संक्षेपण को हिंदी में संक्षेपीकरण, संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त लेख, संक्षिप्त लेखन, संक्षिप्त आदि भी कहते हैं। सार लेखन के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपनी राय दी है जो इस प्रकार है। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंघल के अनुसार प्राचीन काल से ही संक्षिप्तता पर बल दिया गया है। शेक्सपियर के अनुसार संक्षिप्तता वाक वैध की मूल आत्मा है। यहां से पढ़िए तो अंकित, सार लेखन की विशेषताएं। अंकित,
अंकित नहीं पढ़ना है। सार लेखन की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है पूर्णता। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। पढ़ रहे सर, संक्षेप पढ़ रहे हैं। पढ़िए, क्यों नहीं पढ़ रहे थे? कितना वेट करे बताइए। हाँ, पूर्णता। कहाँ से पढ़ा? पूर्णता से पढ़िए। संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, उसमें कोई हम्म महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। संक्षेपण में अपनी ओर से कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं चाहिए। शुद्धता। संक्षेपण में आप भाव और समझ रहे हैं? भाषा। संक्षेपण लेखन, आप जैसे बीए कर रहे हैं, आप आईएएस का एग्जाम देने जाइएगा ना, वहां भी संक्षेपण पूछता है, अगर हिंदी माध्यम से दीजिएगा तो, या अंग्रेजी में भी दीजिएगा तो वहां भी पूछता है। दे देगा एक पैराग्राफ, उसको बोलेगा जितना है, मान लीजिए 100 शब्द है तो आपको 33 शब्द में उस पैराग्राफ को पूरा लिखना होगा, 33 शब्द में ही, एक तिहाई, उसी को संक्षेपण बोल समराइज करना पड़ेगा। करना पड़ता है ना। जी तो सर। ये सब चीज का बहुत ज्यादा वैल्यू है। ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही दिया है किताब में। आपको ये किताब अगर पढ़ लिए हिंदी का, जो आपका सिलेबस में है, तो आपको पूरा ग्रामर का जो मोटा मोटी सब सिखा दिया, कहानी सिखा दिया, कविता सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया। पढ़िए। शुद्धता। संक्षेपण में भाव और भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। उसकी भाषा हम्म, का व्याकरण समस्त होनी व्याकरण सम्मत। सम्मत होनी चाहिए। हम्म प्रवाह और क्रमबद्धता। हम्म उत्तम उत्तम संक्षेपण के भावों में क्रमबद्धता और भाषा में प्रवाह होना चाहिए। एक भाव दूसरे भाव से हो, संबद्ध हो, वाक्य संबद्ध और घटित हो। मूल अवतरण। सुसंबद्ध हो और गठित हो। मूल मूल। अवतरण में निहित मूल भावों एवं विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए। हम्म स्पष्टता। मूल अवतरण का संक्षेपण इस प्रकार लिखा जाए कि जिसके पढ़ने से मूल अवतरण का अर्थ पूर्णता और सरलता से स्पष्ट हो जाए। भाषा की सरलता। संक्षेपण की भाषा सरल और परिष्कृत होनी चाहिए। परिष्कृत, परिष्कृत मतलब? परिष्कृत होनी चाहिए। उसमें कठिन और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। समास बहुल पर, बोलते हैं। परिष्कृत का मतलब? हम्म परिष्कृत का मतलब होता है स्वच्छ, शुद्ध, स्वच्छ। पवित्र। मतलब उसमें अशुद्धि नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है। संक्षिप्तता पढ़िए। संक्षिप्त। संक्षेपण मूल रचना या अवतरण का एक तिहाई भाग होना चाहिए, जिसमें अनावश्यक विश्लेषण, दृष्टांत, उदाहरण, वर्ण और व्याख्या को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। दर लेखन के समय प्रक्रिया हम्म सावधानियां प्रक्रिया सार लेखन हम्म प्रक्रिया के समय विशेष सावधानियां बरतना आवश्यक है, अन्यथा कभी कभी परिच्छेद का उद्देश्य ही बदल जाता है। वे सावधानियां इस प्रकार हैं। दिए गए अवतरण को 2 या 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके मुख्य मुख्य अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। सार अंश सभी बिंदुओं के क्रमबद्ध रूप से जोड़ लेना चाहिए। सार लेखन में एकात्मकता एवं प्रवाह होना चाहिए। इसमें शब्दों और तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होना हम्म चाहिए। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। सार लेखन में मौलिकता होनी चाहिए, उसमें अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अपने ओर से कुछ जोड़ घटाव नहीं करना चाहिए। ठीक है। सार लेखन में दृष्टांतों, अलंकारों और उदाहरणों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे एवं उपयुक्त होने चाहिए। शब्दों तथा तथ्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भाषा शुद्ध, सुगठित एवं सशक्त होनी चाहिए। भाषा निजी होनी चाहिए। इसमें अवतरण या रचना की भाषा का अनुकरण नहीं किया जाना चाहिए। 10 नंबर से पढ़िए। सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाए। भूतकाल में मतलब जो पास्ट हो गया, ठीक है, इट वॉज डन,
इट हैड बीन डन, ऐसे करके ऐसा नहीं कि इट विल बी डन, फ्यूचर टेंस नहीं, पास्ट टेंस से भूतकाल और परोक्ष कथन में। सार लेखन में यदि शब्दों की संख्या दी गई हो तो हमें निश्चित शब्द संख्या से कदापि आगे नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर 30 वर्ड का है कुछ पैराग्राफ है तो उसको आपको 1/3 लिखना है, ठीक है, तो 30 का 1/3 कितना हुआ जी? 10। सिर्फ 10 शब्द में लिखना है आपको। अवतरण के शब्दों की गणना करते समय में, से, है, भी, को, की आदि शब्दों की गणना नहीं करना चाहिए। सारांश अन्य पुरुष में लिखा जाता है। शीर्षक भी देना पड़ता है, उसका हेडिंग वो छोटा होना चाहिए। सारांश मूल पाठ के 1/3 से अधिक न हो। सार लेखन का महत्व। आज के दौर में मनुष्य एक अति व्यस्त प्राणी है। मनुष्य क्या है? अति व्यस्त प्राणी है। अगर मान लीजिए बहुत लोगों के पास समय नहीं है, परंतु मोबाइल में ब्राउज करने का तो बहुत समय है, तो अति व्यस्त प्राणी है। मोबाइल में ब्राउज करने के लिए भी आदमी बहुत व्यस्त है। और उपयोगी मतलब प्रोडक्टिव काम में टाइम नहीं लगा करके अनप्रोडक्टिव काम में टाइम लगाना। उसके पास समय की कमी है, अतः अपनी व्यस्तता में थोड़े में बहुत करना चाहता है, थोड़ा समय में बहुत कुछ कर लेना चाहता है। वह किसी बात को विस्तार से लिखने के बजाय संक्षेप में लिखना चाहता है। ऐसे में न तो वह विस्तार पूर्वक लिखने में समय खर्च करना चाहता है और न ही पढ़ने में समय खर्च करना चाहता है। वह हर कार्य को कम से कम समय में करना चाहता है। ऐसे में सार लेखन या संक्षेपण का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि कम शब्दों में अपनी बात को कहिए। एक कुशल वक्ता, वकील, संवाददाता, संपादक आदि के लिए सार लेखन बहुत ही उपयोगी है। सिनॉप्सिस जिसको बोलते हैं, सिनॉप्सिस, ठीक है। अब पत्राचार में देखिए, शासकीय कार्यालयों में पत्राचार में सार लेखन की 2 पद्धतियां हैं, प्रवाह सार लेखन और तालिका सार लेखन। तो समस्त पत्राचार का संक्षिप्त रूप बनाकर इससे सामान्य सार लेखन लिखा जाता है। तालिका सार लेखन इस पद्धति से समस्त पत्राचार का अध्ययन कर लेने के बाद उन्हें निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। सार लेखन के उदाहरण, अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है। पहला है, अहिंसा की नींव पर रचे गए जीवन की योजना में जितना अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना और वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है। लेकिन अहिंसक समाज की व्यवस्था में जो अधिकार मिलते हैं वे किसी न किसी कर्तव्य या धर्म के पालन से प्राप्त होते हैं। इसलिए यह भी मानना चाहिए कि सामाजिक आचार विचार के नियम स्त्री पुरुष दोनों आपस में मिलकर और राजी खुशी से तय करें। इन नियमों का पालन करने के लिए बाहर की किसी सत्ता या हुकूमत की जबरदस्ती काम न देगी। स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह पहचाना नहीं है। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष अपने को उसका स्वामी मानता है। स्त्रियों की हालत भी अब कुछ ऐसी ही है। स्त्रियों को यह सिखाया गया है कि वह अपने को पुरुषों की दासी समझे। इसलिए हमारा यह फर्ज है कि स्त्रियों को इनकी मौलिक स्थिति का बोध कराएं और उन्हें इस तरह की तालीम दें जिससे वे जीवन में पुरुषों के साथ बराबरी के दर्जे से हाथ बटाने लायक बने। अब देखिए जितना शब्द है उसको 1/3 करके कैसे लिखा है। परिच्छेद का सारांश। अहिंसा पर आधारित समाज में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान भविष्य निर्माण के लिए उनकी मौलिक स्थिति, शिक्षा, अधिकार तथा बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। आज के बदले हुए समाज में पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री को अपना मित्र या साथी माने। इतना ही बात में कहना है। ये सब पूरा बात इतना बात में आ गया 3 लाइन में। ऊपर में कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लाइन को 3 लाइन में कह दिया। तो यही है सार लेखन। एक और दूसरा देखते हैं, आधुनिक समाज और स्त्री।
वर्तमान में धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक, इसको पढ़िए तो अंकित, जल्दी पढ़िए और जोर से पढ़िए। परीक्षित का सारांश। पढ़िए। आधुनिक समाज और स्त्री। वर्तमान में धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक सांप्रदायिकताएं देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंचती दृष्टिगोचर हो रही हैं। और इन्होंने, पढ़िए यहीं से। वर्तमान में है ना, हाँ वर्तमान में हाँ हाँ धार्मिक, हाँ, सामाजिक तथा आर्थिक संप्रदायताएं देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंचाती पहुंचती दृष्टिगोचर हो रही दृष्टिगोचर है। हो रही है और हाँ। इन्होंने देश में दुश्मनों का सा रूप धारण कर लिया है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो अन्न तो भारत का खाते हैं, परंतु अकेले दिल और दिमाग भारत के हित में न होकर विदेशों के हित में है। हम्म। उनकी देशभक्ति मात्र दिखाने की है। ऐसे लोगों को विदेशी से किसी न किसी रूप में करोड़ों रुपयों की आर्थिक आर्थिक सहायता सहायता मिलती है। होती है हम्म। और इसका प्रयोग देश की आंतरिक व्यवस्था बिगाड़ने तथा आर्थिक स्थिति को डावाडोल करने में क्या किया जाता है। इन इन भीतरी भीतरी दुश्मनों दुश्मनों के के कारण आज देश की स्थिति का यह हाल है कि यदि दुर्भाग्यवश पड़ोसी राष्ट्र के साथ लड़ाई छिड़ जाए या हम संघर्ष करने के लिए विवश हो गए, तो अपने ही देश के ये जयचंद्र के बारे में मैं कभी ऐसा होगा बताऊंगा। जयचंद्र कौन था? वो गद्दार था। जयचंद्र हमारे शत्रु को यहाँ के गुप्त रहस्य बताने के अतिरिक्त तोड़फोड़ एवं हिंसा के कार्यों में लगकर देश में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने में नहीं हिचकिचाएंगे। आश्चर्य की बात है कि ज्यों-ज्यों लोग सांप्रदायिकता के प्रति घृणा करते जाते हैं, त्यों-त्यों इसके क्षेत्र का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है। परछाई की भांति आज यह सब जगह दिखाई देती है। संसार का कोई भला मानस आज इसके पक्ष में नहीं है और सभी किसी न किसी रूप में इसे बहुधा कोसते रहे हैं। जिस प्रकार बीमारी का असली रूप, उसके मुख्य लक्षणों को बिना जाने उसका उपचार नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार जब तक सांप्रदायिकता को सही रूप तथा कारणों को नहीं समझा जाता, तब तक इसका उपचार होना सर्वथा असंभव है। अब देखिए, इतना बड़ा जो पैराग्राफ है, इसको कैसे करके 6 लाइन में कह दिया गया है। परिच्छेद का सारांश। आज के युग में सभी प्रकार की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक सांप्रदायिकताएं बढ़ रही हैं। ये सांप्रदायिकताएं देश की शत्रु हैं। बहुत से भारतीय देश के अन्न से पलकर भी विदेशों का हित सोचते हैं। मैंने खाता है भारत का और गाएगा बाहर का, है ना? ऐसा बहुत सारे लोग। इस कार्य के लिए उन्हें विदेशों से धन मिलता है। इस धन से वे देश के भीतरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त करते हैं। विदेशी आक्रमण के समय ऐसे लोग देश के गुप्त रहस्य शत्रुओं को बताने में हिचकेंगे नहीं। कहने को सांप्रदायिकता घृणित बताई जाती है, फिर भी यह चारों ओर फैल रही है। सांप्रदायिकता को सही रूप में जाने बिना और इसके कारणों को ठीक ठीक पहचाने बिना इसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा जो पैराग्राफ था उसको इतना छोटा में कह दिया। एक और देखते हैं हम लोग, सांप्रदायिकता और राष्ट्रद्रोह, तीसरा नंबर। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का भंडार नहीं होता है। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी। वे मानव जाति के बौद्धिक और कलात्मक वैभव के कोष भी होते हैं। जब मुद्रण यंत्र नहीं थे, मुद्रण यंत्र मतलब जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, ग्रंथ जब भी थे तब भी उस समय भी ग्रंथ थे। किस पर लिखा जाता था? भोज पर और ताड़ पत्रों पर। लिखित साहित्य आज भी मूल्यवान बना हुआ है। मुद्रण यंत्रों के आविष्कार से ग्रंथालयों का स्वरूप बदल गया है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने बहुत कम स्थान में बहुत अधिक ज्ञान संचित कर दिया है। आजकल जितना पेज कंप्यूटर में जितना स्पेस घेरता है, अगर किताब उसका छापे तो बहुत जगह छेकेगा। वही बोल रहा है कि बहुत जगह ले लेगा वो। तो वही कहा जा रहा है कि
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने बहुत कम स्थान में बहुत अधिक ज्ञान संचित कर दिया है। पुस्तकालय देश और काल की सीमा तोड़ने में सफल होते हैं। पुस्तकालय में कालिदास का पड़ोस हमारे लिए उतना ही प्रतिकार होता है जितना शेक्सपियर का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रेरणा देने में उतना ही सक्षम है जितना अमर्त्य सेन का नया सिद्धांत। अमर्त्य सेन को भी मिला था नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स के फील्ड में। स्वयं को समृद्ध करने के लिए पुस्तकालय से बढ़कर और कोई माध्यम विश्व में अभी तक आविष्कृत नहीं हुआ। इसको देखिए 3 लाइन में कैसे कहा गया है इतनी बातों को। बौद्धिक वैभव के कलात्मक कोष पुस्तकालय है। भोजपत्रों में साहित्य का महत्व है। मुद्रणालयों और इलेक्ट्रिक उपकरणों ने इसे वृहत रूप प्रदान किया जिससे स्थान और समय सीमा टूटी है। कालिदास, शेक्सपियर, कौटिल्य और अमर्त्य सेन के हिंदी और अन्य शास्त्रों को अमर करने में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और देखते हैं, शीर्षक है पुस्तकालय का महत्व। देखिए इसका शीर्षक भी देना पड़ता है, ठीक है, पुस्तकालय का महत्व। अब है पल्लवन। पल्लवन अंग्रेजी शब्द एम्प्लीफिकेशन का रूपांतरण है। पल्लवन संक्षेपण का ठीक विलोम है। देखिए संक्षेपण का ठीक विलोम है। संक्षेपण मतलब होता है संक्षिप्त में, और पल्लवन मतलब हो गया कि विस्तार में। संक्षेपण में विस्तृत अंश को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु पल्लवन में कोई लोकोक्ति या कोई गर्भ वाक्य को विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जाता है। स्पष्ट है कि संक्षेपण या अपठित गद्यांश पद्यांश में संक्षेप या सारांश की उपेक्षा रहती है और पल्लवन में विस्तार की। पल्लवन का मुख्य उद्देश्य दिए गए वाक्य के विचार बिंदु को विस्तृत करना एवं उसके सभी पहलुओं का मार्मिक उद्घाटन करके अवतरण में छिपे अर्थ को व्यक्त करना है। ठीक है, और ऐसे वाक्य पाठकों की समझ में आसानी से नहीं आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस अर्थ गर्भित वाक्य ने गागर में सागर भरने का प्रयत्न किया। ऐसे वाक्य पाठकों की समझ में आसानी से नहीं आते। पल्लवन या विशदीकरण या स्पष्टीकरण के द्वारा ऐसे स्थलों को सरलता से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका प्रक्रिया ये है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, प्रस्तुत वाक्य में सुक्ति या कहावत को बार बार पढ़ें। नंबर 2, वाक्य में छिपे अर्थ को अच्छी तरह समझ लेने के बाद दृष्टांतों उदाहरणों के द्वारा उसका विशदीकरण करें। तीसरा, अनावश्यक और अप्रासंगिक तथ्यों तक का जिसका संबंध प्रयुक्त वाक्य में न हो उसका बहिष्कार करें। चौथा, प्रस्तुत वाक्य में पल्लवन में किसी प्रकार की आलोचना, प्रत्यालोचना या टीका टिप्पणी न करें। पांचवा, अपने वक्तव्य को पुष्ट करने के लिए किसी कथा, कहानी या को स्थान दें। छठा, पल्लवन के प्रथम वाक्य और अंतिम वाक्य। और सातवां, क्रमबद्ध तथा व्याकरणानुमोदित होना चाहिए। देखिए कैसे हैं। ब्रह्मांड में कहां क्या हो रहा है, ब्रह्मांड कहां तक फैला है, उसकी उत्पत्ति कब हुई, उसकी रचना कैसी है। पुरातन काल से ही मानव अपने ही चारों ओर फैले ब्रह्मांड के बारे में जिज्ञासु रहा है। ऐसे प्रश्नों पर दार्शनिकों, कवियों आदि ने बहुत कुछ चिंतन, मनन एवं मंथन किया है। उपनिषदों में सृष्टि के बारे में कई मूलभूत प्रश्न पूछे गए हैं। ब्रह्मांड की एक अंडे की उपमा हमारे पुराणों में की गई है। ऐसा अंडा जिसमें सब कुछ समाहित है। तो ब्रह्मांड के बारे में क्या कहा गया है कि यह एक अंडा है जिसमें कि सब कुछ समाहित है। ठीक है, उत्तर यूरोप की नार्डिक सभ्यता में एक विशाल वृक्ष की कल्पना की गई है जिसकी जड़ों से लेकर डालियों तक के सभी भागों में चांद, तारे, जीव, वनस्पति आदि पाए जाते हैं। विज्ञान इस क्षेत्र में देरी से और धीरे धीरे बढ़ा है। नित नए सिद्धांत और आविष्कार होते रहते हैं। ब्रह्मांड कितना विशाल और कैसा है इसका अभ्यास मानव को क्रमशः ही मिलता गया। ब्रह्मांड के संबंध में आज जो हमें कुछ ज्ञात है वह विज्ञान के कारण ही है। विज्ञान हमारे समक्ष नए नए रहस्यों को खोलकर निरंतर प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
तो पल्लवन यही उदाहरण है। परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा, मतलब पर पीड़ा, पर मतलब दूसरा का दूसरा का भलाई करना, सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई करने से बड़ा धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और ये रामायण में लिखा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है। और पर पीड़ा मतलब दूसरे की पीड़ा को समझना ही सबसे बड़ा पुण्य है। संसार में व्यक्ति परोपकार की भावना लेकर जीवित है। परोपकार का गुण उसे प्रकृति से मिला है। भर्तृहरि ने कहा भर्तृहरि ने कहा, नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीती और वृक्ष अपने फलों को नहीं खाता है। परोपकार के लिए हमेशा कर्तव्यरत रहते हैं। परोपकार से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसी तरह से ये सब है, बहुत सारा है। आप साक्षात्कार है तो उसका अर्थ क्या है, ठीक है। साक्षात्कार के प्रकार, इसको आप पढ़िए, ज्यादा नहीं है, 2-3 पेज है, और इसमें पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िएगा तो खत्म कीजिए, इसको आज खत्म करना है। अंकित जी सर। पढ़िए, और नहीं भी अगर पढ़ पाइएगा तो कोई बात नहीं है, इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जब तक टाइम है पढ़िए, 10 मिनट तक हो सकता है खत्म हो जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संसार में व्यक्ति परोपकार की भावना लेकर जीवित है। परोपकार का गुण उसे प्रकृति से मिला है। भर्तृहरि के ने कहा, नदियां स्वयं पानी नहीं पीती है। देखिए और पल्लवन में क्या होगा ना, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, जैसे नीचे में देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हाँ, ठीक है। तो इन्वेंशन क्या बोलते हैं ना, कि मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मतलब कुछ भी चीज का आवश्यकता पड़ता है तभी लोग आविष्कार करने जाता है। कोरोना का वैक्सीन का जरूरत पड़ा तभी उसका आविष्कार भी हुआ। पढ़िए इसको, इस तरह से दे देगा एक सेंटेंस, उसको बोलेगा आप उसका बताइए कि क्या, मैंने 4 लाइन में 5 लाइन में लिखिए, ठीक है। इसको पढ़िए जल्दी जल्दी। नदियां नदियां स्वयं नहीं पानी नहीं पीती है और वृक्ष अपने फलों को नहीं खाता है। परोपकार के लिए वो हमेशा नहीं, नीचे नीचे मैंने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी आवश्यकता है। इसकार की जननी है। जब व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तब वह उसकी प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न करता है। साधन और श्रम भी की बचत के लिए वह एक से बढ़कर एक नवीन खोज करता है, आविष्कार करता है। आदिकाल के से लेकर वर्तमान समय तक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुस अनुस अनुसंधान क्या अनुसंधान। अनुसंधान कार्य कर रहा है। आदि काल में आग और हथियारों की खोज हुई। आधुनिक काल में मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही मोटर, रेल, हवाई जहाज, जलयान, पंखे, हीटर, मनोरंजन के लिए रेडियो, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर आदि का आविष्कार किया है। अतः यह कथन सत्य है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। इसी तरह से आएगा आपको, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरा भारत महान, तो इस पर लिखना होगा आपको 8-10 लाइन, ठीक है। पेज नंबर 154, 154 में जैसे देख लीजिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इतना सारा, इतना खाली दे देगा। मन के हारे हार मतलब एक वाक्य दे देगा और उसके बारे में आप विस्तार से लिखिए, 10 लाइन 12 लाइन, वही है पल्लवन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगला है साक्षात्कार। साक्षात्कार जैसे मैंने बताया कि इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू किसी का लिया जाता है और कोई देता है। किसका लिया जाता है, जो बहुत जानकार आदमी है अपने फील्ड में, वो है, ठीक है। पेज नंबर 155, जैसे देखिए साक्षात्कार के प्रकार क्या है। राजनीतिक साक्षात्कार, साहित्यिक साक्षात्कार, ऐतिहासिक ऐतिहासिक साक्षात्कार, समसामयिक साक्षात्कार। टीवी पे देखते हैं ना, कोई नेता आता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कलाकार है बॉलीवुड का, उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये सब अलग अलग विधाएं हैं। तो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, उत्तरदाता के सामने आमने सामने होकर ऐसी सूचनाएं तथा जानकारी प्राप्त करना जो उसके व्यक्तित्व का चित्रण करता हो। जैसे शाहरुख खान का इंटरव्यू चलेगा तो उससे रिलेटेड मूवी, किशोर कुमार का चलेगा तो उससे रिलेटेड जो भी गाने हैं या उनका काम है उसके बारे में। लालू यादव का इंटरव्यू होगा तो पॉलिटिकल नॉलेज के बारे में, पॉलिटिकल क्या काम किया उसने। तो यही सब होता है साक्षात्कार में, ठीक है। तो आप समझ गए। अभी देखिए साक्षात्कार
जो है सो करते समय क्या करना चाहिए, ये सब बताया गया इसका प्रक्रिया। साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों का चयन, आप किसी नहीं, आप रोड चलते किसी को उठा लीजिए, उसका आप रैंडम आप उसको पूछिए तो वो कोई खास नहीं हुआ। फिर उत्तरदाता से साक्षात्कार के लिए समय मांगना, जो आपको साक्षात्कार देगा उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा, ये नहीं कि पहुंच गए किसी के पास साक्षात्कार लेने। साक्षात आजकल जैसे रील बनाता है ना, किसी को कुछ भी पूछ देता है और उसको जवाब देते रहता है, भले वो उसका जानकारी हो या नहीं। साक्षात्कार करते समय पेज नंबर 156, सुविधाजनक दशाएं, पेज नंबर 156, 156। तो इसका गुण है आकर्षक व्यक्तित्व, जो आदमी साक्षात्कार लेगा इंटरव्यू, उसका व्यक्तित्व होना चाहिए प्लीजिंग पर्सनालिटी। जो उच्चारण करेगा वर्ड का पूरा स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट उच्चारण। अच्छा श्रोता, जब वो आदमी कुछ आंसर कर रहा है तो बढ़िया से सुनना चाहिए, उसकी बात को काटना नहीं चाहिए। आत्मविश्वास, प्रत्युत्पन्नमति, मतलब कोई भी प्रश्न पूछने के लिए बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़े, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास, तार्किक शक्ति, लॉजिकल पावर होना चाहिए। और साक्षात्कार और कहानी में अंतर यह है कि साक्षात्कार वह रचना है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करके उसके संबंध में कतिपय जानकारियों को तथा उसके संबंध में अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को अपनी पूर्व धारणाओं, आस्थाओं तथा रुचियों से रंजित कर सरस और भावपूर्ण शैली में व्यक्त करता है। यह एक प्रकार का संस्मरण का ही रूप है, जबकि कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना अथवा व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष का मनोरम चित्रण रहता है। इसका उद्देश्य केवल एक ही प्रभाव को उत्पन्न करता है। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जैसे पहला है, साक्षात्कार डैश की एक विधा है, पेज नंबर 157। तो पत्रकारिता, व्याकरण, कोश विज्ञान और भाषा विज्ञान, इसका उत्तर होगा पत्रकारिता। दूसरा प्रश्न है, साक्षात्कार प्रक्रिया में कम से कम कितने पक्ष होने चाहिए? तो कम से कम 2 होने चाहिए, बट ऑब्वियस है क्योंकि एक इंटरव्यू लेगा और एक जवाब उसका देगा, तो 3 4 2 1 है, तो इसका 2 आंसर होगा। कम से कम जो है 2 होने चाहिए। पल्लवन का अर्थ है परिसंवाद, परिभ्रमण, संक्षेपण, विस्तार, तो इसका उत्तर होगा विस्तार। किसी परिच्छेद या रचना के मूल स्वरूप को 1/3 रूप में लिखना क्या कहते हैं? सार लेखन, पल्लवन, विस्तार या परिभ्रमण, तो इसका उत्तर होगा सार लेखन। सार लिखना पड़ता है, भावार्थ। सार लेखन की विशेषताएं क्या है? पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और उपरोक्त सभी, तो इसका तीनों है विशेषताएं, पूर्णता, संक्षिप्तता और स्पष्टता, तीनों। तो इस प्रकार से ये जो हिंदी है, भाषा संरचना हिंदी अंकित, ये आपका आज समाप्त होता है। इसका पूरा सिलेबस हमने पूरा खत्म किया। इसको आप पढ़ते रहिए, वीडियो भी सुनते रहिए और दिवाली मनाइए बढ़िया से। हैप्पी दिवाली, थैंक यू।